पार्लियामेंट में अरकान पार्लियामान की हलफबर्दारी के दौरान जब MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी का नाम पुकारा गया तो ऐवान में जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगे, जिसके रद्द-ए-अमल में असदुद्दीन ओवैसी ने दोनों हाथ कुछ इस तरह हिलाए गोया ये इशारा कर रहे हों कि और नारे लगाए जाए। हलफ लेने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने जय भीम, जय मीम, अल्लाहू अकबर और जय हिंद के नारे लगाए। उसका वफादार रहूंगा मैं। श्री असादुद्दीन ओवैसी जी। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हल्फ उठाता हूं कि मैं भारत के आईन पर जो कानून के बमूजिब तय पाया है एतकाद रखूंगा, उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इख्तियार आला और सालमियत को बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूं इसके फ़राइज़ व वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, तकबीर, अल्लाहू अकबर, जय हिंद। राजस्थान के कोटा से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ओम बिरला लोकसभा के नए स्पीकर होंगे। ओम बिरला को पार्टी ने नॉमिनेट कर दिया है। ओम बिरला 3 बार MLA भी रह चुके हैं। ओम बिरला सुमित्रा महाजन की जगह लेंगे। हमारे नुमाइंदे सुधीर शर्मा ने ओम बिरला से बात की। विधायक और कोटा से दूसरी बार चुने गए सांसद ओम बिरला हमारे साथ है, उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो जब चुनाव में टिकट की बात आई, सबसे पहले आपका सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिला और कोटा के जो जनप्रतिनिधि थे वो आपके विरोध में आए और सब विरोधों को दरकिनार करके आपने एक बड़ी जीत दर्ज करी लगातार दूसरी बार। जो विरोध है उसको अब शांत करने की बारी भी आएगी, क्योंकि लोकल चुनाव भी आएंगे, उनमें सारी एक सांसद की पूरी भूमिका भी रहती है, क्योंकि उसके नीचे विधायक और विधायक के नीचे की कार्यकारिणी आती है। पार्टी में सभी लोगों को साथ लेकर चलते हैं और पार्टी जो कुछ भी हमें बनाया है इस पार्टी के कारण बने हैं। एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे और कार्यकर्ता के रूप में अभी भी काम करेंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से अब मैंडेट, जिस 25 का मैंडेट आपको राजस्थान से मिला है और पूरे हिंदुस्तान से बीजेपी को बड़ा मैंडेट मिला है, जितना बड़ा मैंडेट होता है उतनी ज्यादा चुनौतियां भी होगी, तो इन चुनौतियों का सामना करने के लिए और राजस्थान के विकास के लिए, क्योंकि आप कोटा के नहीं राजस्थान की बात भी लोकसभा में लगातार पिछली बार भी उठाए थे, इस बार भी उठाते हो, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फोकस रहने वाला है आपका? कोई चुनौती नहीं है। अच्छी सरकार और देश की जनता की सरकार वो होती जो अपेक्षा आकांक्षाओं से हो। मोदी सरकार की से लोगों की अपेक्षा है, आकांक्षा है और हमारी कोशिश होगी कि हम जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं से खरा उतरे, उनके विश्वास और भरोसे को जीते। एक बात है, आपके क्षेत्र में लहसुन खरीद का मामला रहता है और दूसरी ओर मोदी जी ने कहा है 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया है। किस तरह से पूरा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर है जहां एक साथ इनकम को डबल बढ़ाना है। 2022 तक इनकम बढ़ाने की दिशा में मोदी जी ने पिछले 5 साल में काम शुरू किया है। उन्होंने सोयल ट्रेड कार्ड के माध्यम से जमीन की उर्वरक क्षमता कैसी क्या करना चाहिए उसकी दिशा में काम किया। उन्होंने असिंचित इलाके के अंदर जो असिंचित को सरफेस वाटर से रोककर उसको पानी पिलाने की योजना बनाने का काम किया। GST की बड़ी बात है, बड़ी मांग है, क्योंकि हर आदमी अपने बच्चे को पढ़ाता है, लिखाता है और देश के लिए ही तैयार होता है वो आगे। तो GST का जो मामला है आपने पहले भी उठाया आगे। GST के काउंसिल बनी हुई है और काउंसिल में राज्य के वित्त मंत्री भी जाते हैं। मैंने पहले भी संसद में उठाया था। मेरी कोशिश होगी राज्य के मंत्री को राज्य के इंटरेस्ट में ये सब्जेक्ट रखना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ ओम बिरला, जो प्रदेश के सर्वांगीण विकास की बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 दिल्ली। हज टूर ऑपरेटर्स की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट मरकज से पीर तक जवाब मांगा है। दरअसल नई हज पॉलिसी के तहत सरकारी शरहों पर सफर कराने पर टूर ऑपरेटरों ने एतराज जताया था। उनके मुताबिक ऐसे करने से उनका कारोबार मुतासर होगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तबसरा किया कि मुकद्दस सफर को पैसा कमाने का जरिया नहीं बनाना चाहिए। ख्याल रहे कि इस साल 2 लाख आजमीन सफर हज पर जाएंगे। पहली बार खवातीन बगैर किसी मुहर्रम के अकेले सफर हज पर जाएंगी।
एनडीए हुकूमत अपनी दूसरी बारी में ज़राअत, सनत और माशियत पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इक़्तिसादी तरक्की को महमीज़ देने के लिए संजीदा है। इसी सिलसिले में 22 जून को वज़ीर-ए-आज़म माहिरीन माशियात और सनतकारों से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की इस मुजव्वज़ा मुलाकात से कबल नीति आयोग के नायब चेयरमैन राजीव कुमार मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन और स्टेक होल्डर से बातचीत करेंगे। जेपी नड्डा को बीजेपी का कारगुजार सदर बनाया गया है। आज पार्टी हेडक्वार्टर में उन्हें इस्तकबालिया दिया गया। अमित शाह ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी। जेपी नड्डा को मरकजी वजीरों, पार्टी के लीडरों और वर्करों ने मुबारकबाद पेश की। दिमागी बुखार से बच्चों की अमवात के दौरान वजीर आला नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर के इस अस्पताल का दौरा किया जहां 108 बच्चों की मौत हुई है। वहीं अब तक कुल 137 बच्चों की मौत हो गई है। नीतीश कुमार ने अस्पताल में हालात का जायजा लिया। श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बाहर लोगों ने नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने नीतीश वापस जाओ के नारे लगाए। मुजफ्फरपुर से बीजेपी रुकन पार्लिमान अजय निषाद ने दिमागी बुखार से हुई हलाकतों की वजह 4G यानी गांव, गरीबी, गर्मी और गंदगी को बताया है। उन्होंने कहा कि इन मसाइल पर तवज्जो देने की जरूरत है। अजय निषाद ने एतराफ किया कि इस मामले में हुकूमत से चूक हुई है जिसके सबब इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद से। अजय निषाद जी, मुजफ्फरपुर में आपके शहर में जिस तरह से तमाम घटनाएं हो रही हैं, बच्चों की मौत की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं लेकिन काफ़ी देर के बाद। देखिए, मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार के मुखिया हैं और इस मामले को लेके, मुजफ्फरपुर के इस मामले को लेके, चमकी बुखार को लेके लगातार चिंतित रहे हैं। उच्च स्तरीय बैठक भी पटना में हुई है और सरकार काम कर रही है। ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री जी के बहुत सारे काम हुए हैं। जाने से पहले उन्होंने मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपया देने की भी घोषणा की है। तो ये सब काम तो सरकार कर रही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकारी स्तर पर थोड़ी मोड़ी चूक हुई है। जितना हम लोग को संज्ञान लेना चाहिए बीमारी आने के पहले, उतने स्तर पे, ज़मीनी स्तर पे काम हम लोग नहीं करें। बीमारी अज्ञात है, अभी तक इसके होने का, पहुंचने का कोई ठोस कारण लोग नहीं पहुंच पाया है। थोड़ा मोड़ा जानना है, मेरा मानना है कि इस पर हम लोग को 4G पे काम करने की ज़रूरत है। पहला जी, गाँव, जितने भी मृतक हैं या बीमार होकर बच्चे हैं सब गांव से जुड़े हुए हैं। दूसरा जी, गरीबी, जितने भी मृतक हैं चाहे ये मरीज हैं सभी बहुत मतलब बिलो BPL से भी नीचे बढ़ के लोग जैसा दिख रहे हैं। ज़्यादातर लोग शेड्यूल कास्ट से भी हैं और अति पिछड़ा समाज से हैं। तीसरा जी, गर्मी, इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा बिहार में पड़ी है, इस कारण भी मतलब बीमार मरीजों की संख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। और चौथा जी जो है वो है गंदगी। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है और जो लोग शोध इस पे कर रहे हैं उसको भी ज़मीनी पे जाने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी ने अभी 4-4 लाख रुपया देने का घोषणा की है। तो हम उनको यही राय मतलब देना चाहेंगे कि जो 4 लाख के बदले उनको अगर प्रधानमंत्री आवास योजना से उनको आवास दिया जाए, उनके रहन सहन स्तर को ऊँचा बना के भी देखा जाए, क्योंकि ये भी ट्रायल बेसिस पे हो कि अगर उनका रहन सहन का स्तर का ठीक हम करते हैं तो बीमारी कमती है कि बढ़ती है, इस पर भी शोध करने की ज़रूरत है। क्योंकि जितने लोग बीमार होकर आ रहे हैं सबका रहन सहन का स्तर, बिल्कुल वही सवाल है कि क्योंकि आप कह रहे हैं 4-4 लाख रुपया दिया जा रहा है बाद में उनको मुआवजे के तौर पे, तो उसके बदले 4 लाख रुपया न दिया जाए बल्कि उसके आवास दिया जाए, बाकी सुविधा दी जाए तो बेहतर होगा। जी जी, रहने सहने का स्तर को अगर हम लोग ऊँचा करके भी देख लें ना, चूँकि अभी तक बीमारी का कारण अज्ञात है तो अलग अलग शोध, अलग अलग काम करने की जरूरत है। लेकिन पहले भी से भी बीमारी होती रही, 2014 में भी हुआ था, इसके पहले से भी लगातार हो रहा है उस क्षेत्र में मुजफ्फरपुर में। आखिर चूक कहाँ हुई? ये पहले से भी प्रिवेंटिव मेजर जो होने चाहिए नहीं हुआ। आखिर बीमारी को पहले से कहीं ना कहीं सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए था। सरकार को जितना कंसस रहना चाहिए था उतना नहीं रह पाई। थोड़ा मोड़ा अवेयरनेस जगाने की भी जरूरत थी तो शायद वो नहीं हो पाया। सबसे बड़ा चीज़ हम TV चैनल के माध्यम से भी आग्रह करेंगे, क्योंकि सारे लोग जुड़े हुए हैं तो यहाँ भी प्रचार प्रसार की जरूरत है कि कहाँ कहाँ हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं, तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के सांसद हैं मुजफ्फरपुर से अजय निषाद। साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कहीं न कहीं चूक जरूर हुई है, जितना अवेयरनेस करना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। कैमरामैन हरीश के साथ अमितेश, न्यूज़ 18 दिल्ली।
बिहार में दिमागी बुखार पर एमआईएम रुकन पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हुकूमत को इस सिलसिले में अज खुद नोटिस लेना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी से न्यूज 18 नुमाइंदे ने खास बातचीत की। सर, जिस तरह से बिहार में बच्चों की मौत हो रही है, नीतीश कुमार आज वहाँ पर गए हुए थे, विरोध हुआ है उनका वहाँ पे। ये विरोध होना तो नेचुरल है। सरकार वहाँ पर है और इतनी बड़ी तादाद में मासूम बच्चे मर जाते हैं और उनका जुर्म सिर्फ इतना है कि गरीब हैं, गरीब परिवार से हैं और पहली मर्तबा तो थोड़ी हुआ ही है। तो यकीनन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिम्मेदारी उनको कबूल करनी चाहिए। और 2014 में मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर वहाँ पर गए थे, उन्होंने ब्लॉग भी लिखा कि वहाँ पर ये चीज़ों की ज़रूरत है, खामियां हैं, हम उसको पूरा करेंगे। अब वो खुद इंट्रोस्पेक्शन कर लें। देखिए, कब तक जुमलेबाजी करते रहेंगे, सबका साथ, सबका विश्वास। अरे भाई, आप खुद नहीं कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और ये तो जुर्म है, ये तो क्राइम है कि इस तरह से बच्चे मर रहे हैं वहाँ पर। हाँ सर, आज आप जब शपथ ले रहे थे तो जय श्री राम, वंदे मातरम के नारे लग रहे थे वहाँ पे। ये हमारा असर है, ये हमारा असर उन पर है, ये हमारा जादू है, उन पर चढ़ जाता है। तो क्या आपको समय में ही याद आते हैं? हाँ, इनको जो है ना, बच्चों की मौत याद नहीं आ रही है, तो उनको हमारा असर है ये। कैमरा पर्सन सत्यप्रकाश के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। मध्य प्रदेश के वजीर आला कमलनाथ ने आज राजभवन में गवर्नर आनंदीबेन से मुलाकात की। ये मीटिंग करीब 45 मिनट तक चली। मीटिंग के बाद वजीर आला कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गवर्नर से मेरी बात तरक्याती मंसूबों को लेकर हुई है। इस तरह काबीना की तौसीक को लेकर लगाई जा रही कयास आराइयां खत्म हो गई। यूनिवर्सिटीज की चर्चा करो और प्रदेश के जो आगे आने वाले समय में जो हमारी योजनाएं हैं उस पर चर्चा हुई। तो राज्यपाल ने कहा उनका पूरा समर्थन रहेगा प्रदेश के विकास के लिए। और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा हुई? कोई इस पर चर्चा नहीं हुई। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार के बारे में तो मैंने तो सोचा नहीं। हाँ, खाली मीडिया वाले सोच रहे हैं, मैं तो सोच नहीं रहा। कबायलियों के आंदोलन में शिवराज सिंह चौहान गुस्से में आ गए। शिवराज सिंह चौहान आंदोलन कर रहे कबायलियों को रोके जाने से नाराज थे। शिवराज सिंह चौहान ने अफसरान से बात कर नाराजगी का इजहार किया। शिवराज चौहान ने वज़ीर आला कमलनाथ से मुलाकात के बाद कहा कि वज़ीर आला ने कबायलियों समेत 10 मुतालबात को पूरा करने का भरोसा दिया है। सारी मांगे मुख्यमंत्री ने मांगी है, मानी है। एक जो फर्जी केस है जांच करा के वापस दिए जाएंगे। जमीन पे जिनके कब्जे हैं वो कब्जा नहीं हटाए जाएंगे। पुराने कब्जाधारियों को पट्टे देने के लिए फिर से सर्वे करेंगे, कार्रवाई करेंगे। महुआ का आबकारी के और ट्रैक्टर जब्त करने के जो प्रकरण बनाए उनको भी जांच करके वापस लेने की कार्रवाई शुरू होगी। गेहूं और चने की तुलाई के लिए उन्होंने मांगी सूची कौन कौन से गांव में रह गई है जहां पट्टेदारी आदिवासियों से नहीं हुई, वो खरीदी भी की जाएगी। उसके लिए भी मुख्य सचिव से लेकर बाकी अफसर थे, उन्होंने कहा कि आवश्यक व्यवस्था बनाए। मक्के के बोनस के बारे में भी सकारात्मक बात की। कुआं खोदने नहीं दे रहे, उसमें भी सीएम ने कहा कि नहीं कोई दिक्कत ना हो, अनुमति मिले इसकी व्यवस्था करूंगा। आदिवासी पंचायतों का पुनर्जीवन किया जाएगा। सुन लो यार, बिजली की जो बेहाल व्यवस्था है उसको सुधारेंगे और जिन गांव में घर बिना बिजली के रह गए वहां बिजली देने की व्यवस्था करेंगे। पानी की से जो वंचित पानी की टंकी है नर्मदा जी, कुछ मोहल्ले रह गए, वहां भी पानी देने का काम शुरू करेंगे। तो जितनी लगभग प्रमुख मांगे थी, तेंदुपत्ते का बोनस जो नहीं मिला है वो बोनस देंगे और आदिवासियों के सम्मान की रक्षा की जाएगी। इन सारी चीजों को मुख्यमंत्री, जिनके साथ मुख्य सचिव और बाकी अफसर थे, मुख्यमंत्री ने माना है और ये सब आदिवासी भाई और बहनों से मैंने बात की, वो सब संतुष्ट है ना?
मध्य प्रदेश में आज वकील हड़ताल कर रहे हैं। इस हड़ताल में रियासत भर के वकील हिस्सा ले रहे हैं। ये लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का मुतालबा कर रहे हैं। हड़ताल कर रहे वकील उत्तर प्रदेश में वकील दरवेश यादव के कत्ल की मुखालफत में हड़ताल कर रहे हैं। ऐसे में अदालत में काम से आए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे नुमाइंदे प्रतीक ने जायजा लिया। में अधिवक्ता की हत्या और मध्य प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर आज प्रदेश भर के जो अधिवक्ता है वो न्यायालयीन कार्य से दूर रहेंगे और प्रतिवाद दिवस मना रहे हैं। हाल आप देख सकते हैं, पूरी जो बेंचेस हैं, चेयर्स हैं अधिवक्ताओं की, वो यहाँ पर खाली पड़ी हैं। यानी कुल मिला के आज न्यायालयीन कामकाज पूर्ण रूप से ठप है। बात मुख्य पीठ की करें, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट की मुख्य पीठ है, तो यहाँ पर कई हजार अधिवक्ता है जो कि लगातार यहाँ पर रोजाना विभिन्न अदालतों में पैरवी करते हैं, लेकिन आज कामकाज से दूर रहेंगे। इसका जो खामियाजा है वो शायद जो दूर दराज से यहाँ पर पक्षकार आते हैं उन्हें शायद झेलना पड़ रहा है। कहाँ से आए हैं आप बताइए? फराई से पेशी के लिए आए थे जी। क्या सुनने को मिला यहाँ कोई अभी आया ही नहीं है। हड़ताल है, जानकारी है आपको? हाँ, हड़ताल है। वापस लौटना पड़ेगा? अब हो सकता है कि वापसी लौटना। आप बताइए, आप कहाँ से आए थे? टीकमगढ़ जिले से सर। के लिए आए थे? पेशी के लिए सर। पता चला यहाँ हड़ताल है? हाँ सर, ये बोले वापस जाना पड़ेगा, अब कल होगी या परसों होगी, ऐसे बता रहे तारीख जी। 500 रुपये तो एक तरफ से किराया लगता है सर। अब फिर वापस जाएंगे फिर आएंगे। हमें पहले से बता देते तो नहीं आते। ये कुछ पक्षकार हैं जो कि परेशान से नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि अगर पहले से जानकारी होती तो शायद दूर दराज अंचलों से यहाँ पर नहीं आते। बहरहाल फिर भी अधिवक्ताओं की एक लंबी और पुरानी मांग है जिसको लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन चलता आ रहा है। और एक बार फिर अब जो नई सरकार आई है उससे अधिवक्ताओं ने मांग करी है कि वे जल्द से जल्द जो उनका वादा किया था वो उसे पूरा करे। अरब हसन, वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। मध्य प्रदेश के खरगोन में 25 साल बाद भी बिजली प्रोजेक्ट का काम पूरा नहीं हो पाया है। उसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। खरगोन में 1994 में दिग्विजय सिंह सरकार के दौरे हुकूमत में शुरू हुआ महेश्वर बांध मंसूबा 25 साल बाद भी मुकम्मल नहीं हो पाया है। 465 करोड़ रुपए का ये मंसूबा आज 8,500 करोड़ का बन गया है। साल 2000 तक इसका काम पूरा करने का हदफ था, लेकिन नर्मदा बचाओ आंदोलन और कानूनी दांवपेच की वजह से इस मंसूबे का काम अब तक मुकम्मल नहीं हो पाया है। जो भी कंपनियां लगभग भ्रष्टाचार करके निकल गई है, लगता है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। ये जनहित में परियोजना बहुत अच्छी थी, लेकिन समय से देरी के कारण आज भी चालू नहीं हो पाई है। नई सरकार बनी है कमलनाथ सरकार, तो हम चाहते हैं कमलनाथ सरकार इसके ओर ध्यान दे, उसको चालू करे। ये शुरू से ही परियोजना करता और पुनर्वास एजेंसी ने पुनर्वास की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। और बीजेपी सरकार जो थी उन्होंने भी 15 साल तक कभी ध्यान नहीं दिया। वो चाहते थे कि ये कांग्रेसी प्रोजेक्ट है, कांग्रेस सरकार इसको बनाए। तो हम अपेक्षा करते हैं कि कमलनाथ सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अब सूबे में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी है, साथ ही इसी इलाके से वजीर भी हैं। ऐसे में लोगों की उम्मीद जागी है कि मंसूबे पर जल्द काम शुरू होगा। बिल्कुल, मेरे संज्ञान में ये चीज़ आई, क्योंकि आप सभी जानते हो हमारे चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव, आचार संहिता, ये वो जमाने भर की। अभी धीरे धीरे करके मैं एक एक विभाग को लेते जाके एक एक विभाग को दुरुस्त करने के काम करने के हम लोग पूरे काम कर रहे हैं। और उसमें हम लोग सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से करने जा रहे हैं। बिल्कुल लाऊंगी सीएम साहब, क्योंकि ये बड़ी योजना है सीएम के संज्ञान में, क्योंकि निर्णय तो सीएम ही लेंगे आफ्टर ऑल, क्योंकि ये छोटे मोटे मामला नहीं है। लोगों का कहना है कि 15 साल से बीजेपी सरकार ने इस प्रोजेक्ट में कोई काम नहीं किया। करीब 80 से 90% तक बिजली पैदा होने के बाद भी इस मंसूबे पर काम नहीं हो पा रहा है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की सरकार इस मंसूबे को कब मुकम्मल कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में फेन सेंचुरी में एक वक्त गैर मुल्की सयाहों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब कोई सयाह यहां का रुख नहीं करता है। क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के कान्हा नेशनल पार्क से सटे फेन सेंचुरी में सयाहों की कमी देखी जा रही है। दरअसल मंडला जिले में नक्सलियों की दहशत की वजह से कान्हा नेशनल पार्क से सटे फेन सेंचुरी में सयाहों की आमदोरफ्त बंद हो गई है। गुज़िश्ता 3 महीने में एक भी सयाह यहाँ नहीं पहुँचा, और जो आते भी हैं उन्हें भी वापस भेज दिया जाता है। अपने यहाँ भी हम यहाँ के चौकीदार हैं,
और हमारे यहाँ भी 2-3 महीने हो गए, अभी बाहर के विदेशी लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अपने यहाँ अंदर में थोड़ी कुछ शिकायत सुनने को मिल रहा है अभी नक्सलियों को, इसलिए कहा कि बाहर से गाड़ी नहीं आ रहे हैं अभी। ये कान्हा से लगा हुआ फैन सेंचुरी है, तो यहाँ पहले पर्यटक लोग काफ़ी संख्या में निरंतर आते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से बिल्कुल कोई भी नहीं आ रहा है। और अभी आप देख सकते हैं पीछे ये जो अपना काउंटर है जहाँ यहाँ से टिकट कटती है, यहाँ भी अभी कोई नहीं है आपके सामने, है ना। उसका कारण है कि अभी नक्सली मूवमेंट चल रहा है। कहा जा रहा है कि इस फैन सेंचुरी में नक्सलियों ने अपना खेमा डाल रखा है। हाल ही में 15 दिन पहले केबी संगठन नाम के नक्सलियों ने फैन सेंचुरी से करीब 5 किलोमीटर दूर तेंदुपत्ता को जलाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी। इसके बाद से इस इलाके में दहशत का माहौल है। देखिए, ये मुद्दा हमसे रिलेटेड नहीं है। आप इसका वहाँ पे जिसने बताया, मैं नहीं जानता हूँ क्या उन्होंने बताया है, लेकिन वहाँ पर्यटक जो कम जाने का मुख्य कारण है कि वहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है फिलहाल में, एंड लोगों का रुचि कम है फैन जाने में। सबसे ज़्यादा लोग रुचि रखते हैं कान्हा नेशनल पार्क जाने में। 12 फरवरी 1918 को भी नीम पानी बीट की चौकी से नक्सलियों ने सामान लूट लिए थे। ऐसी वारदातें होने की वजह से सयाह यहाँ का रुख नहीं कर रहे हैं। इंतजामिया को चाहिए कि हालात ऐसे साजगार बनाएं कि सयाहों की आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। छत्तीसगढ़ के बेमतरा में सरकारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है और जिम्मेदार अफसरान इस मामले पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में जमीन माफिया तमाम नियम कायदे ताक पर रखकर कब्जे कर रहे हैं। आलम यह है कि इन लोगों ने ना तो स्कूल को छोड़ा और ना शमशान को। जमीन पर कब्जे की वजह से लोग परेशान हैं। ये लपटवाए गए है सरपंच है, सरकार के द्वारा से 2 लाख 3 लाख रुपया लगा के, और गाँव वाले है ये छेके है, अपन मन के छेके है, का दिमाग से छेके तो छेकैया जानी। और 3-4 बेर हो गए, कलेक्टर आते सब आते मगर हटावाई नहीं। आलम यह है कि कई गांव में एक साथ 50 एकड़ जमीन भी दबंगों ने घेर रखी है और लोग गैर कानूनी कब्जा हटाने की गुहार लगाते रहते हैं। भैया गौठान है ना, नए गौठान उमा धनवा नाथ और किशुन दास के द्वारा बेजा कब्जा करे हैं। आवेदन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? एक आवेदन भैया तहसीलदार दे रहे हैं, कलेक्टर दे रहे हैं और SDM भी दे चुके हैं। तो किसी ने रास्ता आगे का रोक दिया है और यहाँ के किसानों ने मिल करके आपस में इसको थोड़ा सा चौड़ा करके रैंप बना के रास्ता आने जाने के लिए, और यहाँ के लोगों से पूछताछ भी किया मैंने, ये जो यहाँ के खेत वाले थे उन्होंने ये बताया है। तो अब इसके बाद जो नोटिस दिया है, वो नोटिस से जिसको नोटिस दिया है वो आएगा तो उससे और स्पष्टीकरण लेंगे इसमें। यहाँ तक कि एक मेयर ने तो सरकारी जमीन को बाकायदा प्लॉटिंग करके फरोख्त करने की तैयारी कर डाली थी, जिसे मीडिया की शिकायत के बाद हटाया गया। ऐसी कितनी जमीनें हैं जहां पर जमीन माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। हालांकि इंतजामिया का दावा है कि शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है। अभियान जारी रहेगा। शहर के आसपास लोग देख के अपना कब्जा कर लेते हैं, उस कब्जे को दूर हटाया जाएगा। कई जगह हमारे यहाँ के केस न्यायालय में भी चल रहे हैं, तो वो भी हटाने की कार्रवाई चलेगी। बेमेतरा जिले में जो रिपोर्टेड अतिक्रमण है, उसमें अब तक तहसीलदारों के पास में जो प्रकरण है 663 प्रकरण लंबित बताए गए हैं और इसमें तहसीलदारों के द्वारा ही दर्ज भी किया जाता है, उसमें कार्रवाई भी किया जाता है। एक तरफ लोग गैर कानूनी कब्जा करते हैं और फिर सरकारी अफसरों की लापरवाही का फायदा उठाकर उसे प्राइवेट जायदाद मान लेते हैं। वहीं जिम्मेदार अफसरान शिकायत के इंतजार में बैठे रहते हैं। इंतजामिया को ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जमीन माफियाओं में कानून का खौफ पैदा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।